अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। ख़वातीन हज़रात, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो 9th रिव्यू है इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड का, वो क्यों डिले हो रहा है, क्या पॉलिसीज़ हमारी गवर्नमेंट को करनी चाहिए जिसकी वजह से वो एक्सपेडाइट होगा, और क्या क्या जो मेजर्स हैं वो पोस्ट डेट करते हैं आफ्टर दिस गवर्नमेंट केम टू पावर। उसको हम आज जो डिस्कस करने के लिए आई एम वेरी हैप्पी टू हैव डॉक्टर हफीज़ पाशा on our show after a long while. He likes to be known as the academic, but इन्होंने also he has held various portfolios. Commerce का किया है, finance का किया, मतलब है कि बहुत सारी इनको government का भी पता है, and as his students will bear testimony, he's an economist of note. इन्होंने international donor agencies के लिए भी काम किया है. Welcome, Dr. Saab, after quite a while. जी, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, मैं शुरू करना चाह रही हूँ कि जो रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड की इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में जो रेजिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, पहली चीज़ जो उन्होंने नुमाया तौर पे कही है वो ये कही है कि एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबिलिटी को अडॉप्ट करना होगा। क्या ये आपको नज़र आ रहा है कि हम उसकी तरफ जा रहे हैं, कि आपको लग रहा है कि अभी नहीं जा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने मैं समझता हूँ बड़ा मुनासिब सब्जेक्ट चूज़ किया है। उसकी वजह ये है कि इस वक्त हमें ये देखना है कि जो IMF के प्रोग्राम में हम बड़े मुश्किल से वापस गए थे सितंबर की पहली तारीख को, सही। और अब नवा रिव्यू ड्यू था। हमारा ख्याल ये था कि नवंबर की 3 राइट। तारीख को ये हो जाएगा, जी मगर जी। ऐसा हुआ नहीं। हम्म। उसकी वजह क्या है? अब आपने ये सवाल किया है कि क्या एक्सचेंज रेट पॉलिसी में कोई इस वक्त डिफरेंस है ओपिनियन के बारे में। देखिए, जो लेटर ऑफ इंटेंट इशू किया गया था हम्म। इस 9th रिव्यू के हम्म। आगाज में, जी जी। उसमें हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर स्टेट बैंक ने हम्म। वाज़ेह तौर पर लिखा था, कमिटमेंट किया था कि हम मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी अडॉप्ट एब्सोल्युटली। करेंगे। एब्सोल्युटली जी। अब मगर उस बात वक्त डॉक्टर साहब ये दो डिफरेंट थे, राइट? दोनों स्टेट बैंक गवर्नर भी डिफरेंट थे और फाइनेंस मिनिस्टर भी डिफरेंट थे। मगर बात ये है कि ये एक मुल्क ने हुकूमत किया था, का राइट राइट, आई एग्री। कंट्रीज, इट्स नॉट द इंडिविजुअल्स। हम्म। अब बात ये है जी कि जी। आपने पिछले दिनों हम्म। कुछ अरसे से एक, जिसे हम कहेंगे, अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रेच करूं इसको, हम्म। कि वेरी मैनेज्ड फ्लोट ऑफ द रुपी, जिसके तहत मुश्किल में हम्म। एक रोज में कभी 5 पैसे कभी 10 पैसे कम होता है। इंटरबैंक अब में। जी। इंटरबैंक में हम्म। अब प्रॉब्लम ये है कि आपका जो फासला है बिटवीन द इंटरबैंक रेट, विच इज हम्म। द काइंड ऑफ द ऑफिशियल रेट, हम्म। और आपका जो ओपन मार्केट रेट है, हम्म। में देखिए आप मुख्तलिफ एस्टिमेट्स हैं, बट मेरा अंदाजा ये है कि कम से कम 10% तो फर्क जरूर मौजूद है। इन यानी कि रुपी टर्म्स कितना करेंगे आप? 15 मेरा रुपए? अंदाजा ये है कि 20? कम से कम 20 रुपए तक हाँ, का दैट्स राइट। फर्क है। लोग कह रहे हैं कि शायद इससे भी ज्यादा और है, डॉक्टर साहब इसलिए उस पे मिल नहीं रहा है, बिकॉज वी ट्राई टू गेट सम मनी ऑन दैट जस्ट टू चेक द मार्केट, तो 250 में भी मार्केट में मिल नहीं रहा है। मिल नहीं रहा है। जी बिल्कुल ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो फर्क आ गया है, इसके क्या नतायज हैं। जी जी। एक तो ये कि आपने ये देख लिया कि हमारे रेमिटेंसेस जो हैं वो मुतासिर हो चुके हैं, डाइवर्शन शुरू हो चुका है एब्सोल्युटली। हवाले की तरफ। और एब्सोल्युटली। आप देखिए कि नवंबर के महीने में आपके रेमिटेंसेस में कोई 14% कमी आई है। दूसरी तरफ अब कुछ इशारा हमें यह भी मिल रहा है कि जो हमारे बरामदात हैं, उनकी भी कुछ डाइवर्शन शुरू हो चुकी है। तो ये पॉलिसी इस लिहाज से कामयाब नहीं है। गवर्नमेंट की थिंकिंग ये है कि हम अगर रुपए की कदर कम रखें, खास तौर पे ऊपर रखें, यानी कि खास तौर पे हमारे जो नए फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, उनका ख्याल ये है कि इससे अफरात ज़र में कमी रहेगी। मगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपका गैप बढ़ता जाएगा, दैट्स राइट। वो भी तो तो इन्फ्लेशनरी है जी। फिर किस तरह आप करेंगे? इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि इन हालात में जब मुल्क बहुत सख्त मुश्किलात में है फाइनेंशियली, हमें मार्केट बेस्ड और इक्विलिब्रियम बेस्ड एक्सचेंज रेट की तरफ जाना ही
पड़ेगा और इसलिए IMF की जो रिकमेंडेशन है वो मुनासिब है. दी अदर थिंग इज़ डॉक्टर साहब कि ये जो एक्सचेंज रेट में जो जैसे कि आपने कहा कि रेट जो है वो बड़ा डाइवर्ज कर रहा है फ्रॉम द मार्केट रेट, तो इस तरह जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो थोड़ा बहुत तो कंट्रोल हुआ है, राइट? एंड बिकॉज देव ऑल्सो यूज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, यानी कि LCs नहीं खोल पा रहे, वो डिस्क्रेशनरी पावर यूज़ कर रहा है स्टेट बैंक. आपको पता है कि जो IPPs हैं, जो चाइना अंडर चाइना CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लगे, वो दे आर क्रिएटिंग, दे आर एक्सप्रेसिंग देयर रिजर्वेशंस. फिर टर्किश कंपनीज जो हैं, अभी प्राइम मिनिस्टर उधर गए थे, उनके बहुत सारे इश्यूज़ हैं. तो ये इसको बहुत से लोग एसोसिएट करते हैं डार साहब से इन पर्सन, बिकॉज इन्होंने आपको अगर याद हो तो पिछले टेन्योर में भी जब ये थे 3-4 साल के लिए थे, फिर मुल्क से चले गए थे, तो वो उस वक्त भी इन्होंने रुपए को बड़ी हैवी मैनिपुलेशन की थी. क्या आपका ख्याल में कि अब वो मैनिपुलेशन ये कर रहे हैं कि डू यू थिंक इट्स अ स्टेट बैंक? देखिए, अगर आप लीगल, बिकॉज द स्टेट बैंक इज ऑटोनमस नाउ, राइट? यस, वही तो मैं कहना चाह रहा था कि लीगल पोजीशन ये है कि आफ्टर द रीसेंट अमेंडमेंट्स, बिग अमेंडमेंट्स टू द स्टेट बैंक एक्ट, जी, ख्याल ये होना चाहिए कि स्टेट बैंक जो है वो ऑटोनमस हो चुका है और सबसे अहम पॉलिसी स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सचेंज रेट पॉलिसी होती है, एब्सोल्युटली, एंड द अदर इज द पॉलिसी रेट. अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि जिस तरह हमें नजर आता है कि शायद जो नए गवर्नर साहब हैं वो काफी हद तक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से उनका अभी भी बड़ा स्ट्रॉन्ग रिश्ता है, एंड हिज व्यूज में बी वेल बी इन्फ्लुएंस्ड. तो इसलिए भी मेरा ख्याल ये है कि फुल ऑटोनॉमी जो है स्टेट बैंक की वो एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है इस वक्त. It's in letter but not in spirit, definitely. Not in spirit, absolutely, not in spirit. Not in spirit. The other thing I wanted to ask you is डॉक्टर साहब के जो दूसरा एंगल है मॉनेटरी पॉलिसी का, एक तो ऑब्वियसली एक्सचेंज रेट पे हमने अभी आपने बड़ी बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया. दूसरा जो इसका इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज्ड इज़ अ डिस्काउंट रेट. अब डिस्काउंट रेट जो है वो 16% है, और अगर आप देखें तो जो इन्फ्लेशन रेट है जिससे कि पेग पहले किया हुआ था, वो जो इनसे पहले जो गवर्नर थे उन्होंने पेग किया हुआ था headline inflation. Headline inflation is almost 23.5% right now, while core inflation I think is about 14.9 last month, November की, ये monthly होती है. तो do you think the discount rate is tight enough, appropriate enough to satisfy the fund? देखिए, मेरी राय ये है कि ये दो इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, एक्सचेंज रेट पॉलिसी और आपके पॉलिसी रेट, जी, ये दरअसल एक तरह से इनमें आपस में कुछ ट्रेड ऑफ हो सकता है. मेरी राय ये है कि एक्सचेंज रेट पॉलिसी इज अ मोर पावरफुल इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज इससे जो फायदा होता है कि आपके एक्सपोर्ट्स को भी स्टिमुलस मिलता है. सिर्फ पॉलिसी रेट को ज्यादा इस्तेमाल करने में होता ये इन्वेस्टमेंट का लेवल बहुत गिर जाता है. So somewhat pro-growth is the exchange rate policy, whereas interest rate policy is very strongly anti-growth. यकीनन इस वक्त हम ग्रोथ के बारे में कम सोच रहे हैं, मगर अगर गुंजाइश हो तो हमें कोशिश करना चाहिए. अब आप देखिए तेज कमी आई है क्वांटम इंडेक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में 7.5. सही. And that's obviously due to this discount rate being that high. Yes, and investment has collapsed. और दूसरा जो आपने LCs के थ्रू काफी इम्पोर्टेड इनपुट्स को भी रोका हुआ है, रॉ मटेरियल्स, प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल्स, उससे प्रोडक्शन में कमी आ रही है. मुनासिब ये है कि 16% मैं समझता हूँ इज वेरी क्लोज टू द कोर रेट ऑफ इन्फ्लेशन, तो इसे वही रहना चाहिए. अलबत्ता एक्सचेंज रेट पॉलिसी हैज टू बी यूज्ड मच मोर एग्रेसिव.
Okay, and final question on the monetary policy element. Do you think कि आप कह रहे हैं कि 16% अप्रोप्रिएट है, इन्फ्लेशन जो है डॉक्टर साहब आपको तो पता है कि वो एशियन डेवलपमेंट जो भी प्रोजेक्शंस हो रही हैं बेस्ड ऑन द अजम्पशन कि पाकिस्तान विल गो बैक ऑन द फंड प्रोग्राम एट सम पॉइंट बिकॉज वी डोंट हैव टू मैनी ऑप्शंस, बट वो डू यू थिंक 16% जो है ये मेंटेनेबल है फॉर द नेक्स्ट मंथ एंड हाफ? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल ये कि ये बहुत ज़रूरी है कि एक दफ़ा जब आप एक मुनासिब चेंज लाए हैं जी जी तो उसे मेंटेन करें। लेट प्लीज़ फॉर गॉड सेक इस वक्त हर चीज़ में सियासी प्रेशर्स पे आने की वजह से अब आप देखिए कि ये एक बड़ा फैक्टर है ऑन द एक्सचेंज रेट पॉलिसी एंड दिस आर्बिट्ररी पॉलिसी ऑफ एलसीज बीइंग कंट्रोल्ड। देखिए बात यह है कि इस वक्त हमें ये सोचना है खुदा न खास्ता जी जी कि अगर हम डिफॉल्ट के करीब वाकई चले गए तो उसके बाद जो नताइज होंगे वो बहुत बहुत ज्यादा खराब होंगे। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशनरी एंड वेरी केयरफुल टुडे टू एंश्योर दैट वी डोंट गेट इनटू दैट situation. We'll take a short break here, ladies and gentlemen. Please stay with us if you can. Welcome back, ladies and gentlemen. Ab, Dr. Saab, I would like to go to the fiscal side. The fiscal side, as you know, is also a source of considerable concern to the fund. It is also to us. तो मैं बल्कि आपकी स्टेटमेंट पढ़ी थी हमारी अखबार में बिजनेस रिकॉर्डर में, जिसमें आपने कहा था कि जो रेवेन्यू है उसका शॉर्टफॉल है पेट्रोलियम लेवी की वजह से भी, और दूसरी चीज़ आपने जो मेंशन की थी वो यही कहा था कि कंजम्पशन जो है पेट्रोल की वो बहुत कम हो गई है, ऑब्वियसली बिकॉज इट्स बियॉन्ड जो हमारे अफोर्डेबिलिटी लेवल से ज़्यादा है, और इंपोर्ट्स जो इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं एलसी से, उससे भी हमारी जो रेवेन्यू है विच इज़ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का टैक्स रेवेन्यू जो है उसमें बड़ा फ़र्क पड़ा है. How do they reverse that? एंड सेकेंडली जो रेवेन्यू इन्होंने कहा हुआ है जो फंड के प्रोग्राम में है वो यही है कि जी जो रेवेन्यू है वो दे डोंट स्पेसिफाई नॉन टैक्स एंड टैक्स रेवेन्यू, जस्ट से कि रेवेन्यू अगर आपका मंथली टारगेट रिसीव नहीं करेगा तो अचीव नहीं करेगा तो हम फिर एक कंटिजेंसी मेजर्स विच आर heavily more highly taxed sectors जो हैं, शुगरी ड्रिंक्स हो गई, आपकी एग्जेम्पशंस विथड्रॉल और हो गई, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी फिर. देखिए बात यह है कि हमारे रेवेन्यूज में बिहार के रेवेन्यूज में तकरीबन जो पहले आप देखें नवंबर के तक 15% के लगभग ग्रोथ रेट है. साल का टारगेट जो है वो 22% है. इसकी बहुत बड़ी वजह जिस तरह आपने बिल्कुल मुनासिब कहा कि हमने इंपोर्ट की टैक्स बेस को लिमिट किया है थ्रू एलसी कंट्रोल्स. देखिए इसमें भी अगर आप एक्सचेंज रेट पॉलिसी को मार्केट बेस्ड कर देंगे तो आपको जो है एडिशनल रेवेन्यू थ्रू द एक्सचेंज रेट मिलेगा. That's right. वक्त आपने फोरगो किया हुआ है. तो इसलिए भी रेवेन्यूज को टारगेट हासिल करने के लिए मार्केट डिटरमिन एक्सचेंज रेट पॉलिसी इज द राइट पॉलिसी. दूसरी तरफ मुझे जिस बात की जो परेशानी थी अब वो ये है कि जो इसमें आपने जिस तरह जिक्र किया कि कंडीशनैलिटी ये है कि इफ यू डोंट मीट द टारगेट्स देन यू विल गो एंड रीइंट्रोड्यूस द सेल्स टैक्स ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. Up to 17% standard करना पड़ेगा जी. Yes, and also further enhance the excise duty on tobacco. And sugary drinks and. वो छोटी-छोटी चीजें हैं खास तौर पे, मगर tobacco is the main one. 120 billion हाँ जी 120 billion is projected from there. Yes, the point is कि इस वक्त आपके tobacco industry में 31% decline है. सही. अब क्यों है पता नहीं. Is it because of the big increase that we have introduced in the excise duty on the tobacco sector? Already वो negative में चले गया. Petroleum consumption 15% कम हो चुका है. तो ये IMF को शायद इस बात का एहसास नहीं है
کہ جب آپ بھاری ٹیکسز لگاتے ہیں انڈائریکٹ ٹیکسز تو اس کے نتیجے میں کنزمپشن کم ہو جاتا ہے، ریونیو پروپورشنٹلی نہیں بڑھتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کو یہ انڈائریکٹ ٹیکسز کی پالیسی کو آگے فردر لے جانا چاہیے؟ واضح طور پر آپ دیکھیے کہ کم از کم جو آج کا اناؤنسمنٹ ہوا ہے پیٹرول پرائسز کا، اس سے کم از کم یہ اشارہ مل رہا ہے کہ شاید پیٹرولیم لیوی یا سیلز ٹیکس میں کچھ چینج نہیں ہے، یعنی کہ کوئی اضافہ نہیں، اور the benefit has been passed through to the consumers. نہیں ڈاکٹر صاحب ابھی تک ڈیٹا نہیں آیا، بٹ آئی ووڈ امیجن کہ جو HSD ہے ہائی اسپیڈ ڈیزل، اس پہ تو میرے خیال میں پیٹرولیم لیوی بڑھائی ہے تھوڑی بہت، بٹ ابھی تک اباؤٹ 5 روپیز پر لیٹر، سو اٹس ناؤ 30 روپیز پر لیٹر. تو دے ہیو انکریز دیٹ بیکاز ادھر گنجائش تھی، اسی پیٹرول پہ تو 50 روپیز ہی ہے، تو جی تو ادھر تو بڑھانے کی گنجائش نہیں ہے، دیٹس دی اپر لمٹ، لیجسلیشن اسے الاؤ نہیں کرتی. جی یہ مناسب کیا ہے، اس لیے کہ کمٹمنٹ یہ تھا کہ مارچ کے مہینے تک آپ جو پیٹرولیم لیوی ہے آن ہائی اسپیڈ ڈیزل آئل اس کو 50 پہ بھی لے جائیں گے. جی تو اگر انہوں نے 5 روپے بڑھا کے بھی آپ کو مارجن ملا ہے کم کرنے کے لیے تو یہ مناسب ہے. اور اب یہ دیکھنا ہے کہ جو اوور آل ریونیو میں شارٹ فال تقریباً آپ کے 300 سے 400 ارب کا ہو سکتا ہے، تو اس کو کس طرح پورا کیا جائے گا. IMF سے بات چیت اس سلسلے میں تو ضرور میرے خیال سے ہونی چاہیے، اور میری گزارش یہ ہے کہ یہ وقت جب انفلیشن ریٹ آپ کا اتنا ہائی ہے اور جو ہمارے مڈل اور لوور کلاسز ہیں وہ بہت بری طرح سے افیکٹڈ ہیں، تو خدا کے لیے نو فردر انڈائریکٹ ٹیکس. جی میں نے جو سنا ہے، آئی مین دس از اوبویسلی انکنفرمڈ رپورٹس ہیں کیونکہ فائنانس منسٹری تو نہیں بتا رہی ہے، بٹ دیر آر پیپل ود ان دا منسٹری ہو ہیو انفارمڈ اس کہ دا گورنمنٹ از سیکنگ اباؤٹ 300 to 400 بلین روپی فلڈ ریلیف کا ایڈجسٹر مانگ رہے ہیں وہ، تاکہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا جو شارٹ فال ہوا ہے تو وہ چاہ رہے ہیں کہ فلڈ کا ایڈجسٹر فنڈ ہمیں دے دے. فنڈ اپیرنٹلی سینگ کہ آپ نے ابھی ہمیں فگرز ڈیٹا بتائیں کہ آپ نے کتنا پروجیکٹ کیا ہے فنڈ کی ڈیوسٹیشن کا. I believe that's the discussions have started on that. ایبسولوٹلی، اور اس بات پہ بھی ڈسکشن میرے خیال سے ہوا ہے اور اگریمنٹ تقریباً پہنچ گئے ہیں کہ بجٹ پر ایڈیشنل ایکسپینڈیچر کتنا ہوگا اس سال فلڈ کی ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کے لیے. اور IMF I think is being reasonable. They're trying to show a human face for a change کہ اتنا مارجن ہم آپ کے بجٹ ڈیفیسٹ میں انشاءاللہ کوشش کریں گے دینے کے لیے. مگر آپ نے ایک اور جو بات بہت مناسب کہی ہے کہ منسٹری آف فائنانس میں ڈسکشن یہ ہو رہا ہے کہ کس طرح ہم انکم ٹیکس کے تھرو یا امپورٹ ڈیوٹیز کے تھرو ایک فلڈ، جیسے کہتے ہیں نا، ہم نے ایک زمانے میں انکم سپورٹ لیوی لگایا تھا، آپ کو یاد ہوگا جب حالات بہت خراب تھے ملک میں، یہ ٹیررزم یہ وہ. اب یہ ہے کہ اب فلڈ ریلیف کے لیے ایک سرچارج کے بارے میں سوچا جا رہا ہے. میری گزارش یہ ہے کہ آپ بالکل یہ کریں، اور خاص طور پہ جو آپ انکم ٹیکس میں جو لیوی آپ تھوڑا سا بڑھا سکتے ہیں اسے بڑھائیے. اور ایک نئی چیز آپ کو کرنا چاہیے، بہت ضروری ہے. ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن کے تحت ایک بڑا مناسب پروگریسو ٹیکس ہے جس کا نام ہے کیپٹل ویلیو ٹیکس. اس کو استعمال کریں اور ایسٹس کی طرف جائیں. اوکے، بٹ ڈاکٹر صاحب جو ٹیکس جو ہے وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دے آر کنسیڈرنگ ریزنگ دا ٹیکس. جو میں آپ کو بتا رہی تھی وہ یہ تھا کہ جو فنڈ ہے وہ اس کو ایڈجسٹ کر لے، یعنی کہ جو ریونیو آپ نے پروجیکٹ کیا ہوا تھا، ایگری کیا ہوا تھا یہ جو 7th 8th ریویو میں، اس میں سے آپ 300-400 کم کر دیں بیکاز آف دا فلڈز. از دیٹ ڈویبل ڈو یو تھنک؟ وڈ دا فنڈ اس میں فرق یہ ہے کہ IMF is willing to accept an increase in expenditure. جی، right. In line with relief expenditures. That's right. And
And then, of But course, this is actually the fund is willing to accept कि आपका जो revenue का वो है collection वो भी कम है, right? Expenditure उसको थोड़ा सा revenue. बढ़ाने का कह रहे हैं, मगर relief is definitely being, inshallah, being provided on For the the expenditure. right? Okay, we'll take a short break here, Dr. Saab, and Khawateen Huzrat, please stay with us. वेलकम बैक लेडीज़ एंड जेंटलमैन. डॉक्टर साहब, आप ब्रेक से पहले बता रहे थे कि एक्सपेंडिचर क्या हमें रिलीफ मिलेगा बिकॉज ऑफ द फ्लड्स. ना वी हैव हर्ड फ्रॉम द फंड 13 अक्टूबर को मेरे ख्याल में वो जिहाद अजूर साहब हैं जो कि डायरेक्टर हैं उस डिपार्टमेंट के, जो हमारे साथ डील कर रहा है, जो हमारे प्रोग्राम जो है इनका एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी वो मैनेज कर रहे हैं. उन्होंने ये कहा था कि जो आप सब्सिडी दे रहे हैं ऑन इलेक्ट्रिसिटी 19.99 रुपीज़ पर यूनिट को एक्सपोर्टर्स को जो आपने अनाउंस की है, एंड विच इज़ अमाउंटिंग टू आई थिंक अबाउट 100 बिलियन अकॉर्डिंग टू डार साहब. उन्होंने कहा था कि रफली 100 बिलियन. अब ये भी नहीं समझ आ रही थी कि उन्होंने कैलकुलेशंस की हुई हैं कि नहीं की हुई, बट अजूर साहब ने कहा था कि दिस इज़ रिग्रेसिव, यू हैव टू टारगेट इट फॉर द पुअर. दूसरी बात उसी जो डिसीजन एक और जो ली थी डार साहब ने अक्टूबर में ही, वो ये था कि जो फार्म सेक्टर है उसको क्रेडिट क्रेडिट विल बी एट ए सब्सिडाइज्ड रेट्स, और मेरे ख्याल में वो भी उन्होंने कोई 1.5 ट्रिलियन रुपये रखा है, विच ऑब्वियसली वंस इट गोज़ इनटू द इकोनॉमी दैट इज़ ऑल्सो इनिशियली गोइंग टू बी हाईली इन्फ्लेशनरी. तो ये दो जो मेजर्स हैं उनका ख्याल है कि वो 1.5 ट्रिलियन जो है वो that will not impact on the budget deficit and all. Do you consider either of these policies that he's taken appropriate? And if you do consider them appropriate, do you think that the fund would agree with that? मेरी राय ये है जी, एक्सपोर्टर्स को स्टिमुलेट करने के लिए इस तरह की सब्सिडीज नामुनासिब होते हैं. all right. आपको एक्सचेंज रेट के थ्रू उन्हें इंसेंटिव दें. आपने आर्टिफिशियली एक्सचेंज रेट को आर्टिफिशियली ओवर वैल्यूड रखा है और हमारे एक्सपोर्टर्स की प्रॉफिटेबिलिटी मुतासिर हुई है. Okay. दिस इज येट अनदर रीजन व्हाई टुडे मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी इज एसेंशियल. इसलिए कि एलसीज जब आप रोकते हैं तो सिर्फ इंपोर्ट्स को कम कर रहे हैं, आपने एक्सपोर्ट्स को कोई एनकरेजमेंट उस लिहाज से नहीं दिया है. एक्सचेंज रेट से दोनों असर होते हैं, इंपोर्ट कम एक्सपोर्ट ज्यादा. तो मेरी राय ये है कि rather than go for fiscal interventions, use the exchange rate policy. दूसरा जो आपने जिक्र किया है फ्लड रिलीफ के बाद जो एग्रीकल्चरल पैकेज ले आए हैं हुकूमत ने, इसलिए कि there has been massive agricultural damage, और ये पैकेज मुनासिब. इसमें सिर्फ मैं दो चीजों में मेरी राय ये है. एक तो ये है कि जो आप कंसेशनरी फाइनेंसिंग करना चाह रहे हैं उसमें आप लिमिट करें टू ए मैक्सिमम ऑफ 12.5 acres of There you go. irrigated Yeah, जी, subsistence level farmers को जी जी, ये वरना ये this might be hijacked again by our rich the big farmers and the parliamentarians, right? Absolutely. दूसरा जो आपको ये करना चाहिए. But Dr. Saab, I just wanted to add one thing. आपको पता है कि जो Thursday की decision थी ECC की Economic Coordination Committee की, which is obviously chaired by the Finance Minister, उसमें decision ले ली है to export sugar. हालांकि रिपोर्ट्स इंडिकेट कि शुगर को एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज डोमेस्टिक प्राइस बढ़ जाएगी. अगेन दैट इज, डू यू थिंक दैट वाज आल्सो डन ड्यू टू फॉर पॉलिटिकल कंसिडरेशंस? You see, the sugar lobby is perhaps one of the most powerful lobbies. He can't in resist. Yeah. मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है इस वक्त आप देखिए कि पिछले कुछ 2-3 साल से चीनी की भी कीमत बहुत बढ़ी है. Absolutely. And you're not sure how much of an exportable surplus आपके पास होगा. तो मेरी राय ये है कि इस वक्त ये भी नामुनासिब डिसीजन है. और तीसरी बात मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये एग्रीकल्चरल क्रेडिट को बेतहाशा बढ़ाना चाहते हैं, जो कि मुनासिब है इस वक्त इसलिए कि बहुत डैमेज हुआ है जी, मगर उसमें आप कम से कम ये इंश्योर करें कि जो कंसेशनरी फाइनेंसिंग का कॉस्ट है वो होगा.
छोटे फार्मर्स के लिए मैं नहीं चाहता कि आप कंसेशनरी फाइनेंसिंग लार्ज फार्मर्स को दें, जो छोटे फार्मर्स की कंसेशनरी फाइनेंसिंग आप दे रहे हैं उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आप अपने लेवी में मुनासिब रेट रख लें और कलेक्ट करें। नहीं डॉक्टर साहब, आप तो आपकी जो सजेशंस हैं सारी वो बहुत, मेरे ख़्याल में तो बहुत ही ज़्यादा लेजिटिमेट हैं, मगर जो जब से डार साहब आए हैं, डू यू थिंक दैट द पॉलिसी सैडली और अनफॉर्चुनेटली आर गियर्ड टुवर्ड्स द एलीट, वो जो एलीट कैप्चर को स्ट्रेंथन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वो जो उन्होंने जो इलेक्ट्रिसिटी रेट्स देने की वो उन्होंने सपोर्ट किया है, जो ये विदाउट मेंशनिंग कि ये सब्सिस्टेंस लेवल फार्मर्स के लिए ही होना चाहिए, बिकॉज 1.5 ट्रिलियन जो है अगर ये कमर्शियल सेक्टर बैंकिंग सेक्टर देगा तो इन बेचारों के पास तो कोई कोलैटरल जितना थोड़ा बहुत होगा वो भी नहीं रहा ना. सो व्हाट हाउ why would the banks give it to them but instead of to the rich farmers? So there's a lot of holes in the policies since October. ये हमारे डार साहब आए थे 27 सितंबर को, इन्होंने चार्ज संभाला है, और मुझे तो जितनी भी पॉलिसीज़ अभी तक हैं, कोई आपको पॉजिटिव लगी है जो इन्होंने अभी तक डिक्लेयर की हो या अनाउंस की हो? देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि शायद डार साहब जब आए थे तो उन्हें इस बात का अंदाजा पूरी तौर पर नहीं था कि मसले जो हैं वो किस हद तक संगीन हो चुके. अब तक तो हो जाना चाहिए था डॉक्टर साहब. अभी तक तो हो जाना चाहिए. बात ये है कि somehow or the other I get the sense that the finance minister is caught between the political side of whether you can lose votes through strong action or whether we should go for proper policies to take the economy eventually out of trouble. इस जाल में वो फंस के रह गए हैं. डॉक्टर साहब, अगर आप देखें तो जो इनका नैरेटिव था बिफोर दिस इसहाक डार साहब रिटर्न टू द कंट्री, इनका नैरेटिव ये था कि हमने इकोनॉमिकली डिसीजंस ली हैं जो हमारी पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़ जाती हैं, राइट? मुझे कोई ऐसी आप पॉलिसी बता दें जो ख़िलाफ़ जाती है अदर देन रिवर्सल ऑफ इमरान खान्स unfunded relief package announced on 28th February, और वो भी इन्होंने जाके जी 28th मई को किया था, पहला फेज, दूसरा फेज, थर्ड फेज में 3 जून को हुआ था. Any policy that you think supports this? कहना चाहता हूँ कि IMF के प्रोग्राम में वापस जाने के लिए पाकिस्तान को कुछ इक़दाम जरूर लेने पड़े थे. आपको याद होगा कि पेट्रोल प्राइसेस, बिजली वगैरह कुछ किया है. हुकूमत ने किया. उस वक्त के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, और बड़े मुश्किल से IMF का पैकेज प्रोग्राम इसलिए वापस मिला, इसलिए कि IMF का तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि दिल टूट चुका था पाकिस्तान के बारे में. तो लिहाजा अब ये बहुत अच्छा हुआ था कि IMF के, देखिए इस वक्त मजबूरी से कहता हूँ, मुझे कोई खास शौक नहीं है कि पाकिस्तान में IMF प्रोग्राम हो, मगर इस वक्त इतनी संगीन मजबूरी है कि IMF की छतरी के बगैर कुछ नहीं होगा. कुछ नहीं हो. डॉक्टर साहब, अभी तक सिर्फ कोई 5-6 बिलियन डॉलर्स आए हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट प्री फ्लड एस्टिमेट्स. दे वांटेड अबाउट 40 बिलियन अकॉर्डिंग टू मिफ्ता इस्माइल साहब. अभी तक सिर्फ 5-6 बिलियन आए हैं और अभी तकरीबन आधा साल गुजर गया है. तो अनलेस ही साइंस ऑन द डॉटेड लाइन, अनलेस डार साहब साइंस ऑन द डॉटेड लाइन, हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ के भी प्लेजेस हैं वो डिसबर्स नहीं होंगे. ठीक है, वो प्लेज दोबारा कर देंगे on television, but they will not be dispersed. Absolutely. और देखिए हुआ ये है कि IMF के आने के बावजूद सितंबर की 1 तारीख को पाकिस्तान के रिजर्व्स में $3 अरब की कमी आ चुकी है. That's right. और 2 दिसंबर को जो लास्ट मैंने देखा है स्टेट बैंक का, वो 6.7 बिलियन है डॉक्टर साहब. Yes. And it was 9.8 when the year started. That's right. अब सवाल ये पैदा होता है कि जल्द से जल्द आगे बढ़ें, IMF के साथ एक एग्रीमेंट करें, मुनासिब इक़दामात लें, एक्सचेंज रेट पॉलिसी को बिल्कुल ठीक करें, जल्द से जल्द आगे बढ़ें. पाकिस्तान के लिए इस वक्त ज़्यादा अहम यह है कि हम दिवालिये से बचें, इसलिए कि उसके बाद में अफरात ज़र की रफ्तार 3 गुना हो जाएगी. Absolutely. डॉक्टर साहब, फाइनल क्वेश्चन, Do you think जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक्सपर्टीज़ है, they are willing and able
to take these very, very politically challenging decisions? देखिए बात ये है कि हमारे सिस्टम में जो मुनासिब है, कैप्टन ऑफ द टीम इज द वन हु टेक्स द बिग डिसीजंस. And who's the अगर captain? हमारे Is that Shahbaz Sharif you mean, or is that the finance minister? the economic team, the finance Okay, minister. okay. अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस तरह की, अगर मैं अंग्रेजी लफ्ज इस्तेमाल करूं, रेटिसेंस मौजूद है फाइनेंस मिनिस्टर में, तो फिर जरा मुश्किल हो जाता है. अलबत्ता टीम को स्ट्रेंथन किया है उन्होंने, और मेरा ख्याल ये था कि अब कुछ वेल डिफाइंड पॉलिसीज इमर्ज होनी चाहिए. बट ये जो जिसे कहते हैं ना, एक जाल में जो फंस गए हैं, पॉलिटिक्स वर्सेस इकोनॉमिक्स, इससे निकलना बहुत जरूरी है. और एक छोटे सा नया डेवलपमेंट मैंने कल परसों देखा है जी. प्राइम मिनिस्टर साहब इज बिगिनिंग टू शो इंटरेस्ट वंस अगेन in economic issues. Okay, good. Because if he does, I think he needs to focus on this. I agree with you 100%. ये तो बहुत अच्छी खुशाइन आपने जिक्र किया है. Thank you, डॉक्टर साहब, for coming on this show. ख़वातीन हज़रात, आपने डॉक्टर साहब की analysis सुने हैं. There is an issue. Some decisions that were taken after the advent or after Dar Saab took over the portfolio वो काफ़ी flawed decisions हैं from an economic perspective, though they may or may not be from a political perspective. और but जैसे कि बड़े correctly हमें उन्होंने बताया है पाशा साहब ने कि unless we take these decisions now, we may be going towards default. It is critical for the Prime Minister and for the rest of the cabinet team to please take an interest in what is happening in the ministry, क्योंकि वहाँ इश्यूज़ बढ़ते चले जा रहे हैं. वहाँ डिसीजंस politically motivated decisions, including this decision to allow export of sugar. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसको रिवर्स की ज़रूरत है. और अगर हम रिवर्स नहीं करेंगे तो हमें फ़ंड का प्रोग्राम जो है 9th रिव्यू वो सक्सेसफुल डिक्लेयर नहीं होगा, डिसबर्समेंट नहीं होगी, ना ही हमारे जो वो जो चाइना ने और सऊदी अरेबिया ने जो प्लेज किया हुआ, जब रोल ओवर कर दिया और फिर प्लेज एडिशनल फंडिंग की है, ना ही वो आएगी. और फिर डिफ़ॉल्ट का जो ख़तरा है वो काफ़ी लूम और ज़्यादा करेगा. इजाज़त दीजिए इसी के साथ. खुदा हाफिज़.